हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित। कक्षा 10वीं की गणित में हम लोग देखेंगे बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024 और 25 के एमसीक्यू प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 10 के पेपर में अब 20 प्रश्न जो है बहुविकल्पी के आते हैं। ठीक है, तो आइए आज के इस पेपर में जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं इसको हम हल करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जैसे कि पहला कहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आप जानते हैं क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी लसा गुणे मासा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहली संख्या आपको कितना दे रखा है 12 गुणे दूसरी संख्या आपसे पूछा तो रहने दीजिए दूसरी संख्या। ठीक है, बराबर में आप देखेंगे एलसीएम कितना है 60 और एचसीएफ कितना है 3। तो 12 से अगर आप 60 को काटेंगे कितनी बार में कटेगा 5 बार में, तो दूसरी संख्या जो आपकी होगी 5 तिहाई 15 होगी। कितना होगी 15 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा क्या है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल होता है। देखिए, जो अपरिमेय संख्या में अगर आप कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा व भाग करेंगे, वह सदैव आपको कैसी संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है तीसरा, कहा है कि रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0 के हल होंगे। ठीक है, तो अब इसका पूछा है क्या इसका एक अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, या इसके दो हल होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले हम देखेंगे यहाँ पे a1 बराबर क्या दिया हुआ है 1 है, b1 बराबर क्या है 2 और c1 बराबर क्या है -5। ठीक है, उसी प्रकार से इसका निकालेंगे तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 4, b2 बराबर कितना हो जाएगा 8 और C2 बराबर कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक है, अब पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं A1 बटा A2, यानी हम लोग कर सकते हैं कि इसका हम निकालते हैं अनुपात, यानी A1 बटा A2 निकालेंगे, B1 बटा B2 निकालेंगे और C1 बटा C2 निकालेंगे। ठीक है, तो A1 बटा A2 जरा देखते हैं, A1 भी 1 है और क्या कहते हैं A2 कितना है 1/4, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/4। उसी प्रकार से B1 B2 अगर हम बात करें, B1 है 2 और B2 कितना है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/8। ठीक है, काट देंगे तो कितना आएगा 1/4, ये अभी आ जा रहा है। अच्छा, C1 C2 कितना है, C1 -5 C2 -20 है, तो यहाँ पे हो जाएगा C1 कितना है -5 C2 कितना है -20। हल कर देंगे तो 1/4, माइनस से माइनस घटा 5 के बाद 5 चौके 20। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 आ रहा है। इसका मतलब यह क्या है, समपाती की शर्त है। किसकी है, समपाती रेखा है। कैसी रेखा है, समपाती। अगर रेखाएं समपाती होती हैं दोनों, तो उसके जो है अपरिमित रूप से अनेकों हल होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेकों हल होते हैं। ठीक है, अगर क्या करते हैं कि अगर ये दोनों दूसरे को प्रतिच्छेद कर देते हैं तो केवल क्या करते हैं एक ही हल होता है, और अगर दोनों समांतर हो तो उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, अब आइए चौथा सवाल में क्या कहा आपसे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ठीक है, जब ऐसे सवाल आए तो आपके सामने देखिए बड़ी से बड़ी संख्या का इसका मतलब आपको मौसा निकालना है। ठीक है, लेकिन जब अगर शेषफल आपको दे दे तो इसका मतलब कि हमको यहाँ 70 में से, देखिए क्रमशः बोला तो 70 में से क्या घटाएंगे 5, जिसका पहले नाम जो पहले संख्या 70 है और शेषफल भी पहले क्या आ रहा है 5, तो वह 70 में से हम 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 65। ठीक है, और अगर 125 में से हम कितना घटा देंगे 8, तो आ जाएगा 117। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि 65 और 117 का हमको क्या कहते हैं मौसा लेना पड़ेगा। मौसा का मतलब यानी वह संख्या जो इन दोनों को काट दे। तो देखिए 13 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काट सकती है, 13 बजे 65 और 63 13 और 104, यानी 8 बार में इसको काट देगा। ठीक है,
तो बाकी 65 तो 65 कटेगा, लेकिन 65 इसको नहीं काट पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही। यानी 65 और 117 का जब आप मौसा निकालेंगे कितना आएगा 13 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। फिर कहा पांचवा में कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग लिखिए, ठीक है। तो इसके 5 गुणज क्या होंगे, तो पहला जो होगा 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है ना। तो देखिए 3 के 5 गुणज हो गए, ठीक है। अब इनका योग पूछा है, तो सीधी सी बात विकल्प में देखना, जोड़ दो 6 3 9 9 12, हाँ 6 3 9 9 9 18, 18 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो 30, 30 15 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 45। अगर इसको आप फार्मूला से लगाना चाहेंगे तो फार्मूला से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 5, a बराबर कितना हो जाएगा 3, और d बराबर आप कितना रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो n का मान कितना रखेंगे यहाँ पर 5, तो हो जाएगा 5/2 कोष्टक में 2 गुणे a की जगह क्या रखेंगे 3, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस ये यहाँ 5 रखेंगे, 5 से घटाएंगे 4, और 4 में d का मान कितना रखेंगे 3, तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लगा देते हैं 5/9 गुणे है 12 6 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 12 6 कितना हो जाएगा 18, यहाँ नीचे क्या बटा में 2 चल रहा है, यहाँ पे 9 लिख दिए हैं, और 2 से हम 18 काटेंगे कितनी बार में 9, और 9 बचे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ये तो फार्मूले से लगा दिया आपने, ठीक है। आइए छठवां सवाल में क्या कहा है, कहा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिए गए हैं कथन, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 है, ठीक है। देखिए परीक्षा में आपको हल नहीं करना है, लेकिन बिना हल किए आप उत्तर नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में क्या निकालेंगे, पहले विभक्तिकर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विभक्तिकर। विभक्तिकर d बराबर हमारा होता है b² माइनस 4ac, ठीक है ना। हम d² बराबर b² माइनस 4ac निकालते हैं, या हम b² बराबर निकालते हैं, ठीक है ना। तो b² माइनस 4ac, ठीक है। तो हम जब b² माइनस 4ac निकालते हैं, इसका मतलब ये हमारा a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -4 और c बराबर 3। b का मान कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस यहाँ पर शायद इसे आप डी बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -4 गुणे ए का मान क्या रख सकते हैं 2, और सी का मान क्या रख सकते हैं 3, तो हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, ठीक है। तो -8 जब आएगा, जब यह -8 आ जाएगा तो मतलब डी का मान आपको ऋणात्मक मिला है। अगर डी का मान ऋणात्मक है तो आइए यहाँ से देखा जाए क्या होगा, दिए गए समीकरण के विभक्तिकर, यानी विभक्तिकर जो है निकाले हैं, विभक्तिकर शून्य से कम है, ये बिल्कुल शून्य से कम है क्योंकि माइनस में जा रहा है। अगर ये माइनस में जाएगा इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। क्या समीकरण के विभक्तिकर शून्य है, जी नहीं। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, जी नहीं। अगर धनात्मक आता तब में वास्तविक होता, यानी पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए पहला और दूसरा सही, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा जो है अगला प्रश्न है आपके सामने, सातवां वाला। सातवें में कहा है कि AOB एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए ओ बी के बिंदु निर्देशांक दिए गए हैं, जिसका विकर्ण आपसे पूछ दिया है, ठीक है। चलिए यहीं पर दर्शा देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर हमने एक आयत बना दिया, चलिए ये आपका एक आयत बन गया, ठीक है। ये आपका ए है, और यहाँ पे आपका क्या है ओ है, ये बी है, और ये सी। ए का निर्देशांक कितना है 0,3 है, ओ का निर्देशांक कितना है 0,0 है, बी का निर्देशांक कितना है 5,0 है, सी का उसने दिया ही नहीं, तो उसने पूछा है विकर्ण, तो मतलब इन दोनों से कोई एक विकर्ण खींच सकते हैं इस प्रकार से। एक विकर्ण आपका ए बी होगा, तो ए बी की लंबाई बतानी है, ठीक है। तो उसके लिए हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है d बराबर अंडर रूट, देखिए यह हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर x2 कौन है, चलो एक को
इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, यह x1 और y1 है, ये हमारा क्या है x2 y2 है, ठीक है। तो ये x2 की जगह कितना है 5, x1 की जगह क्या है 0, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की जगह क्या है 0, माइनस y1 की जगह क्या है 3 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 5 से 0 घटाएंगे तो 0, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब 0 में से अब 3 घटाएंगे तो -3, -3 का स्क्वायर क्या होता है +9, और करड़े में कितना आ जाएगा 36, यानी 36 नहीं 34 आएगा, ठीक है। 25 9 34, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा, ठीक है। 8वां सवाल में कह रहा है कि यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान पूछा है। अगर इसका मूल है यह 1/2, तो इसका जब हम मान रखेंगे इसी में x बराबर 1/2 जब रखेंगे इसी समीकरण में, तो यहाँ से हमको k का मान मिल जाएगा। जब 1/2 रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 की पावर 2 प्लस के इंटू में 1/2 माइनस 5/4 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस में k/2 है, उसको उधर भेज देंगे तो आ जाएगा 5/4, 1/4 को उधर भेज दीजिए। जब 1/4 को उधर जब हम भेजेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा k/2 बराबर है 5/4, तो इधर जा ही रहा है या पहले से है, 1/4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/4। देखिए हर बराबर तो घट जाएगा नहीं, 4/4 यानी काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी k/2 बराबर 1, तो k बराबर 2 1 का 2, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा, ठीक है। अगर इसका हम एक मूल दिया है तो हमने क्या किया इसी में x का मान रख दिया, तो जहां जहां x था वहां हमने 1/2 रखा और हल करके k का मान निकाल दिया, कितना आ गया 2, ठीक है। नवा कहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया यदि उनके संगत कोण बराबर हो, जी बिल्कुल सही बात है। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती में होती है, ये भी सही है। इसका उपयुक्त तो दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं 10वें सवाल की। तो हाँ देखिए 9वां में जो ऑप्शन होगा वह उपयुक्त दोनों, मतलब ए और बी दोनों सही होंगे, ठीक है ना। अब इस बार हम 10वें सवाल की अगर हम बात करते हैं, 10वें सवाल में कहा है आपके सामने, 10वें में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90, AC बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप, C से जाने वाली माध्यिका की माप बताना है ना, कि माध्यिका की माप क्या होगी। तो आइए देखते हैं, पहले एक हम आपको समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर यह हमारी एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या बताना है, यहाँ से है हमको C 90 अंश का दिखाना है। कोई बात नहीं, यहाँ पे 90 अंश दिखा देंगे, इसका मतलब यहाँ C हो गया, यहाँ A हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा B। फिर कहा है कि BC बराबर कितना रखना है हमको 4, जी बिल्कुल हमने 4 रख दिया। और उसके बाद कोण 90 हो ही गया है, AC 3 है, AC कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, या 3। तो कहा है कि बिंदु C से माध्यिका, तो ठीक यहाँ से जब हम माध्यिका इस प्रकार से यहाँ पे खींचते हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई बिंदु हम D लेते हैं और ये इस दोनों भुजाओं को क्या करती है बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। तो अब हमको क्या पूछा है, C से जाने वाली माध्यिका की माप, यानी इसकी माप पूछ रहा है, इसकी माप कितनी होगी। तो चलिए निकालते हैं इसकी माप कितनी होगी। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करेंगे, हम ये वाली भुजा निकालेंगे कि ये वाली भुजा है कितनी, ठीक है ना। जब हम ये वाली भुजा निकालेंगे तो इसके लिए हमको इस वाले त्रिभुज में देखना पड़ेगा, त्रिभुज ACB में। तो त्रिभुज ACB में क्या देखेंगे, त्रिभुज ACB में, ACB में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, और ये हमारा क्या है कर्ण है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण हमारा क्या है AB, तो AB का स्क्वायर बराबर लंब हमारा है BC, BC यानी 4 का स्क्वायर, प्लस सॉरी BC आधार हो गया, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो AB बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, इसका स्क्वायर चल रहा है। तो AB का स्क्वायर बराबर 16 9 25, तो AB बराबर कितना आ गया 5। तो यानी यह जो भुजा टोटल ये पूरी लंबाई है वह 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अगर ये टोटल 5 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब D इसका मध्य बिंदु है, क्योंकि D जो माध्यिका होती है इस दोनों भुजाओं को बांट देती है, यानी यह भी 2.5 का होगा और यहाँ से यहाँ भी कितना होगा 2.5।
डी से बी भी 2.5, ए से डी भी 2.5, ठीक है। तो इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए यह ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई जो माध्यिका होती है, ठीक है ना, वह हमेशा कर्ण की आधी होती है। तो कर्ण का आधा कितना होगा? 2.5। इस माध्यिका की लंबाई भी कितनी होगी? 2.5, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 11वां सवाल की। 11वें सवाल में कहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 हो तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको पहले आप हल करेंगे, तब इसका आप जान पाएंगे कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में क्या दिया है? 1। तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में 1। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो 1 इधर भेजेंगे तो इधर जाके हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर में क्या आएगा? 0। ये उधर जाके घट जाएगा। तो अगर आप -2 को भी उधर भेज देते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर भी 0। -2 को इधर भेजेंगे तो 0 में भाग होगा 2 से, वो भी क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। इसको समीकरण 1 बना के छोड़ दीजिए, ठीक है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। हमको 4 घात तक पहुंचना है तो 2 घात है, इसका भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों का, ठीक है। तो यहाँ यह हमारा हो जाएगा यह साइन की पावर कितना? 4 थीटा प्लस कॉस की भी पावर कितना? 4 थीटा। इस साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। प्लस में क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए बराबर में हमारा क्या होगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यह है हमारा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, किसको हम लिख सकते हैं ऐसे साइन थीटा इंटू कोस थीटा का क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर में 1। और समीकरण 1 से हम देखेंगे, समीकरण 1 से हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या है? 0। तो यहाँ से हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन की पावर कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 और इंटू में क्या हो जाएगा? 0 बराबर 1। इसका गुणा करेंगे तो अभी क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा बराबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा? सही होगा। हम लोगों ने क्या किया, जो चीजें हमको यहाँ दिया था हमने लिया उसको, ठीक है ना। अब उन दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया तो हमको एक संबंध मिल गया कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 0 होगा। फिर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमको स्क्वायर से कितनी घात पे पहुंचना था? 4, इसलिए हमने दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पे हमने लगा दिया, तो हो गया साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका स्क्वायर करेंगे 1 हो गया, ठीक है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा हो गया। हम इन दोनों को अलग अलग था स्क्वायर, हमने इसको एक साथ स्क्वायर लिख दिया और इसका मान क्या है? 0, ठीक है। इसका भी आप स्क्वायर करेंगे तो भाई टोटल क्या आएगा? 0, यानी टोटल मान 0 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर भी कितना होगा? 1 होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो है आपके सामने क्या दिया है? 12वां। कहा है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब ए बराबर, तो देखिए ए बराबर हम क्या रख सकते हैं? 0 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन 2 ए का 0 रखेंगे तो हो जाएगा साइन 0, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन 0 बराबर यहाँ पे 2 इंटू में साइन 0, और साइन 0 का भी मान 0 होता है, तो यहाँ भी साइन 0 का मान 0 होगा। 2 का गुणा करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 0, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा, ठीक है ना। क्या किया गया? पूछा था कि यहाँ ए का कौन सा, यानी साइन 2 ए बराबर 2 साइन ए है।
यह तब बराबर होगा जब हम ए का मान क्या रखें, 0 रखें, 45 रखें, 30 रखें या 60। तो सबसे पहले विकल्प 0 था, हमने 0 को रखा। यहाँ पे 1 के यहाँ 0 रखें तो हो जाएगा 0 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी साइन 0 हो गया। यहाँ 2 साइन ए का मान 0 रखें तो यहाँ साइन 0 हो गया। और साइन 0 का मान क्या होता है, 0। यहाँ 2 पहले से, साइन 0 का मान 0, 2 का गुणा किया तो 0 बराबर 0। इस समीकरण जो हम ए बराबर 0 रखें, दोनों पक्ष बराबर हो रहा है, मतलब संतुष्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए ए बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। अगर आप 30, 45, 60 रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आएगा। ठीक है। 13वां सवाल में कहा है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर उसके बाद दिया हुआ है बटा में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो हमको दिया है tan थीटा बराबर, हम निकालते हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। अगर यह जो हमको मान इसका निकालना है ना, इसको हम इस साइड में लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। हम क्या करते हैं ना, अंश और हर सब में काश से भाग लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन को हम tan आसानी से बना सकते हैं जब हम काश की भाग लगा देंगे। यहाँ पर भी हम कॉस थीटा की अपने मन से भाग लगा दे रहे हैं, यहाँ पर भी हम कॉस थीटा की भाग लगा दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ भी भाग लगाएंगे, नीचे भी भाग लगाएंगे। 4 साइन थीटा, यहाँ पर भी हम कॉस थीटा से भाग लगा देंगे। ठीक है। प्लस कोस थीटा, और बटा में भी यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, कॉस थीटा से भाग लगा देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे यह हो जाएगा आपका 4 tan थीटा, और माइनस में क्या आ जाएगा, 1 बटा में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 tan थीटा, और प्लस में क्या आ जाएगा, 1। आसानी से अब हम tan थीटा का मान रख सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर भी देखिए cos थीटा से भाग किया, तो इसमें भी cos थीटा से भाग किया। ठीक है। अगर आप यहाँ से cos कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/cos, यहाँ 1/cos, ये cos ऊपर चल के एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पे हम tan थीटा का मान रख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 गुणे tan थीटा का मान क्या रखेंगे, 3/4 माइनस 1। फिर भी यहाँ लिखेंगे 4 गुणे tan थीटा का मान क्या रखेंगे, 3/4 प्लस में 1। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3। 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। 4 से 4 कट जाएगा, ठीक, बचेगा क्या, 3। 3 एक कितना हो जाएगा, 4। अब काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न हम कैसे हल करेंगे। कहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा, फिर दिया है दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन ए पर का मान क्या होगा। तो आइए इसको भी हम लोग यहीं पे हल कर देते हैं। सेक थीटा को साइन और कास में तोड़ लीजिए पहले। ठीक है। सेक को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos ए। ठीक है। प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको साइन ए बटा में कॉस ए, लिख सकते हैं। यह पहले कोष्टक में हो गया, और दूसरे कोष्टक में पहले से है 1 माइनस साइन ए है। ठीक है। अगर इसका हर बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा अंश, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, कॉस ए। अगर ये नीचे गुणा, ये देखो गुणा के रूप में, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं इस प्रकार से, 1 माइनस साइन ए। ठीक है। गुणा के रूप में है ना, तो लिख सकते हैं। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ये किसका फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए, बटा में क्या चल रहा है, कॉस ए। ठीक है। भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। एक तो कॉस एक तो कॉस कटेगा, तो कॉस बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना। डी वाला क्या होगा, सही। कैसे हम लोगों ने इसको किया, यह तो आप लोग जानते हैं ना, यहाँ पे बता दे रहे हैं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन को उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा की जगह ए है, थीटा यहाँ ए रखते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए है। एक तो कॉस से एक तो कॉस ए कट जाएगा, तो कॉस क्या रहेगा, बचा रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है। 15वें सवाल में कहा है कि यदि r त्रिज्या सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा अंश है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता
है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कौन हो जा रहा है, अगर इसको 2 से काट देंगे तो 180 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 90 हो जाएगा या 180, मतलब इन तीनों में से कोई नहीं है। तो आपका यहाँ पे पहला वाला दिख रहा है, देखिए 360 बटा में भी है, पाई आर स्क्वायर भी इंटू थीटा भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे ये सी वाला क्यों नहीं हुआ, अगर 2 से आप 360 काट दें तो 180 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आर का स्क्वायर नहीं है, गलत हो जाएगा। यहाँ भी आर का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे आर का स्क्वायर लेकिन बटा में 180 है, इसलिए अभी क्या हो जाएगा, गलत। बटा में 360 होता तब सही होता, हालांकि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि चारों में से एक ही सही हो, जो कि पहला आपका सही हो चुका है, ठीक है। 16वें में कहा है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। तो सुराही आप जानते हैं कि सुराही जो बनती है वह कुछ है अर्धगोला और एक बेलन, क्योंकि सुराही की जो उसकी क्या कहते हैं गर्दन होती है वह बेलनाकार होती है, उसका जो निचला सिरा होता है वह कैसा होता है, अर्ध गोले की भांति होता है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से होता हो है, ठीक है ना, ऐसे होती है सुराही आपकी, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में हमारे मत जाइएगा, फिलहाल ये जानते रहिए कि एक अर्धगोला और एक बेलन होता है, ठीक है ना। और पूरा गोला और बेलन नहीं होता है, दो अर्धगोला भी नहीं, एक शंकु और एक बेलन भी नहीं होते हैं, तो एक अर्धगोला और एक बेलन होता है, ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि सुराही का निचला सिरा अर्धगोले आकार का होता है, बाकी ऊपरा सिरा जो होता है वह किसके आकार का होता है, एक बेलन के आकार का होता है, ठीक है ना। 17वें सवाल में कहा है कि 1 से 10 तक के धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य पूछा है, ठीक है। तो 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या निकाल लीजिए। तो 1 से मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, ठीक है ना। अब इनका जो माध्य निकालने के लिए क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। तो यहाँ सभी पद यानी हो जाएंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, बटा में कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ दीजिए अब, तो देखेंगे यहाँ से 9 1 10 और 10 5 15, 15 3 18, 18 7 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 बटा 5 यानी माध्य बराबर आपका आ जाएगा 25 बटा 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे 18 का आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी। सबसे पहले देखिए आंकड़े आपके आरोही या अवरोही क्रम में हैं, तो हमारे आंकड़े बिल्कुल किस क्रम में हैं, आरोही क्रम में हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कितने पद हैं, माध्यिका निकालने के लिए पदों की संख्या को हम काउंट करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, यानी पदों की संख्या अगर सम है तो उसके लिए कितने पद हैं, 6। तो माध्यिका का फार्मूला आपका होता है, माध्यिका बराबर होती है, तो देखिए 6 है तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, माध्यिका मतलब यही होता है कि 6 6 का आधा कितना होता है, 3, ठीक है ना। तो तीसरे पद और चौथा पद, ठीक है ना, कौन कौन सा पद लेंगे, तीसरा पद। तो यानी माध्यिका यानी n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यह फार्मूला पूरे बटा में क्या होता है, 2। तो यहाँ n की जगह क्या रखेंगे, 6, 6 मतलब 6 बटा 2 यानी तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या है, 16, और n/2 तीसरा, और एक जोड़ेंगे 4, तो चौथा पद कितना है, 17, और पूरे बटा में 2, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 16 17 33 बटा 2, तो 33 बटा 2 यानी ऑप्शन नंबर डी सी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। यह माध्यिका का फार्मूला होता है जब, तो आपके जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तब उस समय आप माध्यिका का फार्मूला यह लगा सकते हैं, कितने पद हैं, 6। तो माध्यिका अगर सम होगा तो सम के लिए यह फार्मूला, अगर विषम होगा तो n+1/2वां पद होता है, ठीक है, वह विषम के लिए होता है। और यहाँ सम है तो हो जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद होता है। तो यहाँ पे जो आपका कितने पद थे, 6, 6 मतलब 6 बटा 2 यानी तीसरा पद और चौथा पद। तीसरा पद कितना था, 16, चौथा पद था 17, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया तो माध्यिका आ गई 13/2, 33/2 आ गई, ठीक है।
19वें सवाल में कहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 बहुलक 45 है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनमें एक संबंध होता है। ठीक है, बहुलक बराबर आपका जो होता है एक संबंध होता है, वह बहुलक बराबर आपका होता है। याद रख लीजिए, ये फार्मूला कभी कभी आपके विकल्प में पूछ देता है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, यानी 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। तो बहुलक कितना है 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका तो आपको निकालनी है, रहने दीजिए, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कितना है 27, 27 गुना कितना हो जाएगा 54, माइनस 54 इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 45 प्लस 54 बराबर 3 गुणे माध्यिका। तो 27 चौवन 99 बराबर 3 गुणे माध्यिका। तो माध्यिका बराबर 3 से इसको हम काट देंगे कितनी बार में 33 बार में, यानी माध्यिका 33 33, यानी बी वाला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है आज का यह जो एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न का है कि एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी संख्या, 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, देखिए अगर पासे को फेंकेंगे कुल घटना कितनी होगी, कुल घटना सीधी सी बात है, यानी कुल परिणाम की अगर हम बात करें कुल परिणाम होंगे 6, कुल परिणाम कितने होंगे 6। और 3 से छोटा अगर कोई एक विषम संख्या, तो 3 से छोटा मतलब 2 और 1 होता है, जिनमें से एक विषम, एक ठो जो होगी, एक जो होगी एक विषम संख्या होगी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। ठीक है, कितने आएंगे एक, तो प्रायिकता जो इसकी होगी, प्रायिकता 1/6 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। ठीक है।